वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जिस तरह से हम मौसम की बात कर रहे थे, ईद के पहले दिन तो मौसम बड़ा खुशगवार रहा, लेकिन कल जो है काफ़ी अच्छी खासी गर्मी थी और महकमा मौसमियात ने लेकिन सिंध शिमाल मशरक़ी पंजाब में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। अब सूरत हाल क्या रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में, ये हम जान लेते हैं। सरदार सरफराज साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सरदार साहब, आगे क्या कोई गुड न्यूज़ है कोई इस तरह की कि मौसम जो है बेहतरीन होगा? और ख़ास तौर पर अगर कराची की बात करें तो कराची में मौसम कैसा रहेगा? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो पूरे मुल्क में तकरीबन 1 या 2 दिन का ये वक्फा है, एक तरह से ना ब्रेक है, उसमें इतना ज़्यादा वेदर नहीं है। अलबत्ता आप जी लाहौर में और जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है उसमें फिर ये 26 तारीख की शाम से रात से है और 27 से ज़्यादा है वो सिलसिला। 27 से लेके वो 30-31 तक चलेगा ऑन एंड ऑफ, और उसमें अच्छा स्पेल है, ये भी अच्छी बारिश होगी, पूरी नहीं हो जाएगी। ऊपर केपी में, कश्मीर में, जीपी में, उन सब एरियाज़ में होगी। सिंध में अलबत्ता कोई ख़ास इस स्पेल से इतनी वो नहीं है, क्योंकि इस ये ऊपर तक की करंट्स महदूद रहेंगी। कराची का मौसम बेहतर है आज से। पिछले 2 दिन थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड रहा, क्योंकि ह्यूमिडिटी यहाँ ज़्यादा होती है तो उस वजह से पिंचिंग्स ये। और कल से उम्मीद है दोबारा से वो फुल क्लाउडी और तेज़ हवाएँ चलेंगी और वक्फे से यानी बूंदाबांदी या रात में सुबह में ख़ासकर हल्की बारिश का इम्कान रहेगा। फ़िलहाल सिंध में कुछ से ज़्यादा अच्छे स्पेल की वो नहीं है जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 25-26 को हो जाएगी। वो सिलसिला उधर थरपारकर तक ही महदूद रहा। वहाँ थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में रात में अच्छी बारिश हुई कल शाम से और रात में, और आगे यहाँ पर वही लाइट रेन की चांसेस हैं। अच्छा, ठीक है। सरदार सरफराज साहब, ये बताइएगा कि ईद के दिनों में जो स्पेल था, जो आपने बताया भी था हमारे प्रोग्राम में, जो एक्सपेक्टेड थी बारिशें, क्या उतनी ही बारिशें हुई हैं, कम हुई हैं ये पिछले स्पेल के अंदर? अगर अब नॉर्थ पंजाब की बात करें, उधर लाहौर से ऊपर गुजरांवाला, फैसलाबाद, इन सब एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ तो अच्छी बारिशें हुई हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन थी। वहीं ख़ासकर नॉर्दर्न एरियाज़ में तो उसी तरह जैसे कहा गया जी बहुत हेवी स्पेल होगा और उसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग, कहीं जो हिली एरिया वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग, तो उस टाइप का ही रहा। आपने देखा होगा जीबी में और स्वात के कुछ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हुई और रास्ते वास्ते जी, तो वहाँ पर तो अच्छा स्पेल गया है ये जी। बिल्कुल ठीक है। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे और मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में वो उन्होंने बताया। 26 से उम्मीद की जा सकती है कि बारिश होगी और कल से कुछ बादल जो हैं वो देखे जाएंगे, क्लाउडी हो जाएगा वेदर कुछ वो ये जो सिलसिला हो गया 30-31 जुलाई तक जो है ना वो रहेगा। उम्मीद करते हैं आगे मौसम अच्छा हो, क्योंकि कल तो गर्मी ने घुमा के रख दिया था। मुझे बहुत अच्छी खासी कल गर्मी महसूस हुई है। यही बात करी थी कि मैंने तो आज यही पूछना कि बारिश कब हो रही है, ताकि जो है वो क्या तुमने कहा था लास्ट टाइम, कौन सी बारिश थी? फनी बारिश। हाँ, वो जो मिजाहिया बारिश है ना वो वाली बारिश होगी कि नहीं होगी। खैर, हम आगे चलेंगे। हमारे साथ भी एक मजाक हो रहा है और वो मजाक ये हो रहा है कि हमारा कौमी खेल है हॉकी, और पाकिस्तान की तरफ सब देखते थे कि हॉकी की जानिब समीउल्लाह हों, हमारे हसन सरदार साहब हों, शहबाज सीनियर हों, अख्तर रसूल हों, बड़े बड़े नाम थे। बाद में सुहेल अब्बास, क्या बात है, सबसे ज़्यादा गोल्स उन्होंने कर रखे थे पाकिस्तान की तरफ से, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे। लेकिन अब हमारे साथ मजाक ये हो रहा है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ना ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं। हमारा दस्ता सुकड़ता चला जा रहा है और हम क्या बात करें कि वहाँ पर हमारी टीम मौजूद नहीं है और कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जो अब मसाइल हैं वो तो हमारे सामने ही हैं। अब ओलंपिक्स में हमजा देखा जाए तो एक इतना बड़ा इवेंट है, उसमें हमारी नुमाइंदगी ना होना ये भी एक बड़े अफसोस की बात। बाकायदा तौर पर क्वालिफाई सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया, मतलब कि जिसने बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है वो पूरे दस्ते के अंदर एक खिलाड़ी है, बाकियों ने क्वालिफाई नहीं किया और बाकी हमारा दस्ता वहाँ पर मौजूद है। बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर खेली अपना मैच, लेकिन वो आज जो मैच हुआ उसमें हार गई। टोक्यो ओलंपिक्स का हम जिक्र कर रहे हैं और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को जो है तकरीबन 2032 का गालिबन वो मिल गया है, ब्रिस्बेन में होगी 2032 की ओलंपिक्स, तो उनको अभी टाइम है, उनके पास 11 साल है, वो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन ओलंपिक्स में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है
आज का सवाल ये है, ख़ासतौर पर हम हॉकी की बात कर रहे हैं, तमाम छोटे बड़े आलमी एजाज़ात हमने इसमें हासिल किए, कौमी खेल हॉकी को बामे अरूज तक पहुँचाने वालों में जिस तरह से मैं तुम्हें बता रहा था, समीउल्लाह थे, कलीमुल्लाह थे, हसन सरदार थे, अख्तर रसूल थे, शहबाज सीनियर थे, सुहेल अब्बास थे, आलमी शोहरत याफ्ता ये खिलाड़ी थे, इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वक्त की बेरहम मौजें जो हैं वो कौमी हॉकी खेल को तबाही से दोचार कर देती हैं, खिलाड़ियों के इत्तेहाद को पारा पारा कर देती हैं, जिसकी वजह से कौमी हॉकी टीम जो है वो बद से बदतरीन होती चली गई और आज नौबत ये हो गई है कि पाकिस्तान आलमी और ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत तक से महरूम है, जिस तरह कि हमने तुम्हें बताया कि एक क्वालिफाई किया है। हाँ जी बिल्कुल, आप देख लें, हम 2012 में गए थे और 2012 में सुहेल अब्बास जो थे उनके पास पाकिस्तानी झंडा था, जो कल माहूर और पाकिस्तानी दूसरे खिलाड़ी के पास था। तो ये मामला है कि हमारा ये हालत आखिर हो क्यों गई कि हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे। मुझे याद है कि एक बयान सामने आया था पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, उन्होंने कहा था कि नान छोले खाकर, ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे कि नान छोले खाकर आप हॉकी के अंदर एक अच्छा खेल पेश नहीं कर सकते हैं। फिर ऑस्ट्रोटर्फ पर जब हम आए थे, एक मुश्किलात हमें तब आई थी कि जी हमारे पास अच्छे ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो खिलाड़ियों की जानिब से बारहा कही जाती रही हैं। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी साबिक ओलंपियंस, बाहर जाके हम देख रहे हैं कि वो टीम्स को कोच कर रहे हैं, क्लब्स को कोच कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल जवाल अच्छा, हॉकी की जवाल के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आसिफ, बदकिस्मती हम जिस खेल में राज करते थे, आज हम देखते हैं कि मुसलसल दूसरी मरतबा हम ओलंपिक्स के लिए हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके, जबकि गुज़श्ता कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि हॉकी ही है जिसे मेडल की उम्मीद लगा के हम लोगों ने रखी हुई थी। अब जो है वो उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है। हॉकी के जवाल की आप क्या वजूहात समझते हैं, क्या वजह है कि हम जवाल का शिकार हो गए? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इस ओलंपिक में हॉकी के मैदान में नहीं होगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये जवाल जो है तकरीबन 3 दहाइयों पे मुश्तमिल जवाल है। ये लास्ट जो हमने मेडल जीता था जब हम खेलते थे 92 ओलंपिक्स में, उस वक्त जीता, और उसके बाद से हम कोई मेडल नहीं जीत सके। हालांकि हम 2000 ओलंपिक्स में जो सिडनी में हुए थे उसमें जो है हम सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हार गए और हम तीसरी पोजीशन का मैच भी हार गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी वजूहात है। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान ने 2000 के बाद एक बहुत लंबी तवील दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, पूरी दुनिया की जंग लड़ी है, और उसकी वजह से हमारे मैदान जो है वो बिल्कुल वीरान हो गए। आपको याद होगा कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे भी हमला हुआ 2004 में, लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज की। उसके बाद से पाकिस्तान में कोई हॉकी टीम जो है वो दुनिया की खेलने नहीं आई। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है और इनका इम्पैक्ट आया हमारी खेलों पे, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि टीम स्पोर्ट्स पे आया, जिसमें हॉकी सर फहरिस्त है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस जो हमारे एक नेचुरल नर्सरी होती थी, क्योंकि जब हम स्कूलों में खेलते थे, हम स्कूलों से खेल के अपने कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, तो अब वो लड़कों, हमारे बच्चों को वो सहूलतें स्कूलों में भी मुयस्सर नहीं आ रही। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन स्कूल ज़्यादा होने के साथ साथ उनके पास मैदान नहीं है। अगर आप देखें कि हमारी बिल्डिंग्स में स्कूल आ गए हैं, उनके साथ खेलों के मैदान नहीं है। जब तक खेल पाकिस्तानी कौम की प्रायोरिटी नहीं बनेंगे, पाकिस्तानी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं बनेंगे, हम कोई बड़ा जो है ना सरप्राइज दुनिया को ओलंपिक स्पोर्ट्स में या आम स्पोर्ट्स में नहीं दे सकेंगे। ये अनफॉर्चुनेट बात है। 3 दहाइयों पे मुश्तमिल ये जवाल की कहानी है, और इस जवाल की बेहद वजूहात है। हम उस तरह हमारी इकॉनमी सफ़र की, जब इकॉनमी सफ़र करती है तो नेशनल प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। जब नेशनल प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं तो फिर स्पोर्ट्स जो है वो पहले ही हमारी प्रायोरिटी बनी है, वो भी नीचे चली जाती है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला आपके तवज्जो से कि पाकिस्तान हॉकी टीम अगले ओलंपिक का हिस्सा होगी, उससे अगले ओलंपिक का भी हिस्सा होगी, वर्ल्ड कप का भी हिस्सा होगी, और पाकिस्तान अपना लोहा हॉकी के मैदान में इंशाल्लाह ताला ज़रूर मनवाएगा। बाजवा साहब, लेकिन मामला कुछ हॉकी फेडरेशन का भी तो है, हॉकी फेडरेशन की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। खैर, ओलंपिक्स खेलना किसी भी, आप ओलंपियन है, साबिक ओलंपियन है, किसी भी खिलाड़ी के लिए कितना बड़ा एजाज़ होता है, और ये एक्सपोजर ना मिलने से खिलाड़ियों का कितना नुकसान होता है? देखिए, एक हर खिलाड़ी की मिराज होती है, और ये टूर्नामेंट ना खेलना बड़ी बदकिस्मती की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लड़कों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा ओलंपिक का, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला के नेक्स्ट ओलंपिक में और आने वाले ओलंपिक्स में पाकिस्तान हॉकी टीम जरूर इसका हिस्सा होगी और मेडल्स भी जीतेंगे।
अनफॉर्चुनेट है, हर बंदे का, हर हॉकी प्लेयर का ये ख्वाब होता है कि वो ओलंपियन बने, वो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में शिरकत करे, वो ओलंपिक का हिस्सा हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्राइड है ये जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का मेला है जिसमें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल होते हैं। तो इसमें ना खिलाड़ियों को एक्सपोजर होना अनफॉर्चुनेट है और खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा नहीं है और पाकिस्तान हॉकी के लिए बिल्कुल सर अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आसिफ साहब इसको ठीक भी तो करना है ना, बेहतरी के लिए किन किन इकदाम की ज़रूरत है और आप क्या देखें गवर्नमेंट इस हवाले से क्या आपको संजीदा नजर आती है, कोई काम करते दिखाई देती है? देखें, हमारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, अभी रिसेंटली हम चीफ मिनिस्टर सिंध से मिले हैं और हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है, अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी, हमारी आर्मी चीफ से भी बात हुई है। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी चाहते हैं और उन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान में हॉकी की तरक्की के लिए जो भी स्टेप्स मुमकिन होंगे वो लेंगे। जो सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल में स्टेप है वो ये है कि लड़कों की फलाह के लिए फौरी तौर पर फंड्स का जो है वो इतरा होना चाहिए, फंड्स रिलीज़ होने चाहिए। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम है, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ लगनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में हॉकी दोबारा शुरू होनी चाहिए और एक मुरव्वजा, एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत, एक प्लानिंग के तहत हमें ये सफ़र आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें हम ये मेक श्योर कर सकें कि हम आइंदा आने वाले तमाम मेगा इवेंट्स का हिस्सा हों। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हम हॉकी के ज़वाल की जब बात कर रहे हैं तो अगर आज हम नौजवानों से पूछें कि 5 हॉकी प्लेयर्स के नाम बता दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी नौजवान जो हॉकी ना खेलता हो, बाकी जो हैं उनमें से कोई 5 खिलाड़ियों के नाम भी बता सके। अगर ये कह दिया जाए 2010 के बाद से चले बता दें, शायद वो भी बड़े कम लोग होंगे जो बता सकेंगे। लेकिन क्रिकेट के बारे में हमें ये भी पता होता है कि इमर्जिंग खिलाड़ी कौन सा है, इसको नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया। हॉकी के बारे में तो ये बहस ही नहीं हो रही होती, आपको प्लेइंग 11 का ही नहीं पता, तो आपको बाकियों का क्या पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कप्तान का नाम नहीं पता होगा यकीनन, और इसकी वजह एक तो ये भी है कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तब आपको सब जानते हैं, सब जो है आपको मतलब कि पलकों पे बिठा के रखते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस डाउन होती होती कहाँ पर पहुँच चुकी है। अब जब भी हॉकी के ऊपर कोई प्रोग्राम होता है तो वो हॉकी के ज़वाल के ऊपर ही हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन ये तो हॉकी की बात है ना, अब क्रिकेट की अगर हम बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उनकी कारकर्दगी हम देखते हैं कि इंग्लैंड में कोई बेहतर हमें दिखाई नहीं दी है, लेकिन इसके बाद कौमी स्क्वाड ने अब वेस्ट इंडीज़ में डेरे डाल लिए हैं। अब वेस्ट इंडीज़ में कौमी क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट जो रिजल्ट थे वो में मनफी आ गए, जिसके बाद तमाम खिलाड़ी जो हैं अब जुम्मे से उनको ट्रेनिंग की भी इजाज़त मिल गई। अब वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस, ये सारी सूरत हाल तो है। वहीं एक जो है हमें पता है कि मैच नहीं हो सका ऑस्ट्रेलिया का और वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई, क्योंकि केस सामने आ गया था कोरोना का। अब शायद रीस्केड्यूल किया जाएगा पाकिस्तान के टूर को भी जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है, तो वो भी हम बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ में, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आपको अभी लग रहा है कि शायद सीरीज़ थोड़ी सी लेट शुरू हो रही होगी? वालेकुम अस्सलाम हमजा और इकरा। लग तो नहीं रहा, क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक 27 जुलाई को पाकिस्तान का मैच होना है हमजा, और मेरे ख्याल में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट वेस्ट इंडीज आपस में बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको अकोमोडेट करेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्केड्यूल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप आसिफ बाजवा से हॉकी की बात कर रहे थे, 19वें नंबर पर आ गई हॉकी पाकिस्तान की। अब आप देखेंगे 2 ओलंपिक गेम्स हो गए, 2016 का रियो डी जनेरो ओलंपिक्स और 2020 का जो 21 में हो रहा है टोक्यो ओलंपिक्स। पाकिस्तान हॉकी टीम हिस्सा ही नहीं ले रही, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना हमजा। आपने बिल्कुल सही कहा, लोग तो कप्तान का नाम नहीं जानते, आप प्लेयर्स तो दूर की बात है। तो मेरे ख्याल में हॉकी जवाल की तरफ गामजन है। अब ये हमारा कौमी खेल नहीं रहा, इस पर अरबाब इख्तियार को तवज्जो देनी होगी, वरना एक वक्त आएगा कि हॉकी जो है वो लोग बिल्कुल ही उसको भुला देंगे। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से हॉकी की तो आप बात करें, लेकिन अगर क्रिकेट टीम की बात करें, जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस हमने देखी है इंग्लैंड में, कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आई है। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी गलतियां थी। आप क्या समझते हैं उन गलतियों को अब नहीं दोहराना है, और वेस्ट इंडीज़ के जो दौरा है इसके अंदर पाकिस्तान को कोई अपनी बेहतर परफॉर्मेंस में जो है बेहतरी लेके आनी होगी, क्या करना पड़ेगा?
इकरा, वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज थी वो जीती है और उनके हौसले बुलंद हैं। उनकी T20 टीम, आपको पता है, दुनिया की वाहिद टीम है जो 2 मरतबा वर्ल्ड कप T20 जीती है, 2012 और 2016 में। इस मरतबा वो डिफेंडिंग चैंपियन है और वो अपने सारे पुराने प्लेयर्स को, क्रिस गेल को ले आए। उनकी टीम बड़ी मजबूत है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ टाइम होगा और पाकिस्तान क्या तब्दीलियां करता है ये समझने की बात है। जब आप जिस टीम में आप फखर जमान को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे तो आप अंदाजा लगा लें, आप 4 ओपनर्स लेकर गए हुए, टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। मिसबाहुल हक साहब फरमाते हैं कि आजम खान को मजीद मौके देंगे। आप मिडिल ऑर्डर में आपने शोएब मलिक को बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ, एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात तो है दौरे वेस्ट इंडीज में, हमजा और इकरा। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, तीसरे जो T20 के हवाले से हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी थी। तीसरा T20 हमने हसनैन का इस्तेमाल ही नहीं किया, शाहीन आफरीदी से हमने ओवर ही नहीं करवाए, 3 ओवर नहीं करवाए, हम पिच रीड नहीं कर सके, हमें समझ ही नहीं लगी कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम नवाज को एंटर नहीं कर सकते थे? अगर हमने यही करना था फिर हफीज़ का हमने इस्तेमाल किया। अगर आजम खान को चांस देना था तो वहाँ पर एक बैट्समैन बढ़ा के आप चांस दे देते, बॉलर को कम कर देते। ये क्या टीम सिलेक्शन थी सर आखिरी T20 के लिए? देखिए हमजा, बड़े बड़े जहन बैठे हुए हैं वहाँ। मिसबाहुल हक सबसे कामयाब तरीन कप्तान, वकार यूनुस अपने जमाने के नामवर फास्ट बॉलर, लेकिन इनका मतलब कोचिंग का मिसबा का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। जो ब्लंडर्स कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वो अभी तक सीख रहे हैं। हालांकि 2019 में उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया। मैं समझता हूँ विजन नहीं है, मैं समझता हूँ ख्वाहिश है शिकस्त से, इनको शिकस्त का डर है जिसकी वजह से तब्दीलियां नहीं करते। आप देखें इंग्लैंड ने किस तरीके से अपना बैटिंग ऑर्डर इस्तेमाल किया, लिविंगस्टोन को वो मिडिल ऑर्डर में लाए, उनका एक छक्का बड़ा क्रूशल साबित हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा। वो प्लानिंग से चल रहे हैं। उन्होंने ऑयन मॉर्गन को दूसरे T20 में बिठा दिया। हम पूरी अपनी वही सेट टीम लेकर जा रहे हैं जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2021 का जो हो रहा है 17 अक्टूबर से, उसके लिए हमारी तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं, अभी तक हम कॉम्बिनेशन ही तरतीब दे पा रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है मिर्जा साहब, लेकिन आपको उस मैच के अंदर कुछ पॉजिटिव नजर आया कि हफीज की वापसी बॉलिंग में कुछ आपको बेहतर लगी कि हमने यूज किया? दूसरा, बाबर आजम की कप्तानी आपको कैसी लगी तीसरे T20 के अंदर? बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है बाबर को, क्या ये बाबर की कप्तानी थी या बाहर से ही चल रहा था सारा मामला? देखिए, बाबर की कप्तानी को क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन हमजा मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि बाबर को बहुत जल्दी कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जहां तक बात की आपने, आप देखें जो सेकंड लास्ट ओवर था वो बाबर आजम तो शाहीन आफरीदी को दे रहे थे। जब मीटिंग हुई हफीज खुद आ गए, हफीज ने कहा मैं करूंगा। आप देखें ना कि अगर इतने ज़हीन कप्तान होते तो फिर कैसे डिसीजन को चेंज करते। अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नो डाउट आजम इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का एक सुपरस्टार है, लेकिन उसके कंधों पे जो कप्तानी का बोझ डाल दिया गया है, मैं समझता हूँ वो बड़ा मुश्किल है उसके लिए। अपने आप उसके चेहरे से देखें ना, आपको चेहरा नजर आता होगा जब मार लगती है, जब परेशानी होती है। उसके मुकाबले में आप ऑयन मॉर्गन को देख लें, काम क्वाइट, वो अपने खामोशी से बॉलर्स को तब्दील करता रहता है। तो अभी मेरे ख्याल में पीछे से डोरियां ना हिलाई जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाबर आजम को ग्रूम किया जाए एज अ कैप्टन। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से अब T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और शोएब अख्तर साहब ने उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि T20 जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में होगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। आप क्या समझते सारी परफॉर्मेंस के बाद? और सर यही वही शोएब अख्तर है सर, सॉरी, वो यही कह रहे थे कि इस टीम को देखने कौन आएगा और अब वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ हमजा इकरा कि वो बादशाह आदमी है, वो जो चाहे कह दे, वो जंगल का बादशाह है, वो जो चाहे कह दे। शोएब अख्तर जो है अपने जमाने के बेहतरीन फास्ट बॉलर रहे। कभी वो सचिन तेंदुलकर को कहते हैं कि भारतीय उनको देवता मानते, अपनी किताब में उन्होंने लिखा और उनके खिलाफ बोला, कभी वो उसकी तारीफ करते। मूडी आदमी है शोएब अख्तर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुखलिस है, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे की जानिब जाते हुए देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर हमारी फास्ट बॉलिंग के हवाले से बताइएगा, फास्ट बॉलर्स को क्या करना होगा? देखिए, आपने पहले ही निशानदेही की मोहम्मद हसनैन को क्यों खिलाया, 1 ओवर भी नहीं दिया।
शाहीन शाह अफरीदी को 1 ओवर दिया। प्लानिंग की कमी नजर आती है वकार यूनुस के होते हुए। हम समझ रहे थे कि फास्ट बॉलर जो है वो और ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन सिवाय शाहीन अफरीदी के हमारे फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी जो है वो बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। तो वकार यूनुस को तवज्जो देनी होगी। नसीम शाह जो है वो देखे आउट हो गए, मोहम्मद मूसा आउट हो गए, जुनैद खान कहाँ पर है, और उस्मान शिनवारी कहाँ पर है। बेशुमार फास्ट बॉलर्स हैं कि जो अपनी बहारी के इंतजार में। बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा तालिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे और हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।